हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो डिलीवरी के बाद फर्स्ट मंथ आपका कैसा निकलता है, फर्स्ट मंथ में आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हो, और अगर ऑलरेडी आप इस फेज में हो, आपकी डिलीवरी हो गई है, तो आई एम श्योर आप मेरे साथ ज़रूर रिलेट कर पाओगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, आप फर्स्ट मंथ में क्या क्या एक्सपीरियंस करते हो। क्योंकि जब कुछ चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं तो वो चीज़ें हैंडल करना ईजी हो जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं ये वीडियो शूट करते टाइम अपना टाइम रिकॉल कर पा रही हूँ, तो हो सकता है मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूं आपके साथ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। तो डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग के जो 2 और 3 डेज़ होते हैं, तब आप हॉस्पिटल में ही होते हो, और तब तक चीज़ें एक्चुअल में थोड़ी ईजी लगती हैं, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल जो पोस्टमार्टम जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है घर आने के बाद। अब आप क्या क्या चैलेंज फेस करते हो। सबसे पहले तो यह है कि आप फिज़िकली एग्जॉस्ट हो, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी का जो पूरा 9 मंथ्स थे, उसके बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो लेबर आर्ट्स जो थे, लेबर पेन जो था, उसके बाद डिलीवरी प्रोसेस है, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों में आपकी बॉडी में सेम ही चेंजेस होते हैं। हाँ, सिजेरियन में आपके स्टिचेस होते हैं यूट्रस पे और बाहर, तो आपका जो हीलिंग टाइम है वो ज़्यादा होता है। नॉर्मल में भी स्टिचेस आते हैं बट वो कंपैरेटिवली जल्दी हील हो जाते हैं, बट आपकी बॉडी को उतनी ही रेस्ट और उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है। अब डिलीवरी के बाद जब आप घर आते हो हॉस्पिटल से, तो लगता है कि जो मुझे था कि हाँ, बच्चे तो सारा दिन सोते ही रहते हैं, बहुत ईजी आराम से हो जाएगा, बाकी घर वाले लोग तो हैं ही, कि उस टाइम मेरी मदर इन लॉ भी थी, मम्मी भी थी, तो आराम से हो जाएगा। बट एक्चुअल में उतना ईजी नहीं होता है, कि घर आने के बाद पता लगा कि यार, मतलब अपने लिए तो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं है कि अब घर आयो, आते ही आपने नहाया है, बच्चे को चेंज करवाया है, स्पंज करके चेंज करवाया, अब आप बैठे हो। अब एक तो चलने में इतना ज़्यादा पेन है, उठने बैठने में इतना ज़्यादा पेन है स्टिचेस में, क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं स्टिचेस को। और उस टाइम पे क्या होता है, जब हम जैसे ही खड़े होते हैं ना बेड से, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो बहुत पेन होता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अब स्टमक का स्किन लूज हो गई, एक बल्ज आ गया है, तो वो हैंग होता है। तब ये है कि जब खड़े हो तो स्टमक होल्ड करके खड़े हो, या जो बेल्ट है, अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप यूज़ करो एब्डोमिनल बेल्ट, वो यूज़ करो, तो उससे क्या होता है, पेट जो टाइट रहता है, होल्ड रहता है, तो स्टिचेस पे प्रेशर नहीं आता, तो उतना पेन नहीं होता है। तो उसके बाद अब ये है कि अब ब्लीडिंग हो रही है। अब फिर स्टार्टिंग में क्योंकि इतनी ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे कि आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, और क्लॉट्स बहुत जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बार बार उठना पेन के साथ, उस चीज़ को भी हैंडल करना, और बच्चे को फीड भी करवाना है बार बार, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है ये। अब ब्लीडिंग में ये होता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन तक ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आप ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, बीच में हो सकता है कभी कभी किसी दिन होता है कि ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। जब आप फीड करवाते हो तब ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जब आप बच्चे को फीड करवाते हो तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उस वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसी के साथ आपको क्लॉट्स भी लग सकते हैं, या आपको कभी कभी लगता है कि ब्लीडिंग बंद हो गई, पूरा दिन सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, फिर अचानक से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है। ये आप एक्सपीरियंस करते हो स्टार्टिंग डेज में, कि फिर 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद कम हो जाता है, सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज होता है, या होता है कि सिर्फ नाइट टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है, मतलब दिन के किसी टाइम पे एक ब्लीडिंग हो रही है, लगातार ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और उसी के साथ जो पेन रहता है आपके टांकों में, अगर नॉर्मल हुई है तो 10 से 12 दिन तक कहते हैं कि पेन जो है पूरी तरह चला जाता है। जो टांके हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो आपके टांके भी हील हो जाते हैं। और अगर सिजेरियन हुई है तो स्टार्टिंग के मेरे 12 से 15 दिन तक पेन रहा था, कि उठने बैठने में पेन होता है अचानक से, जैसे अब लेटे हैं उठे हैं तो पेन है, या वॉशरूम गए हैं तो उठने बैठने में पेन हो रहा है टांकों में। तो वो 10 से 12 या 15 दिन मेरे रहा था, उसके बाद पेन चला गया था। उसके बाद कभी कभी पेन होता था कि जब झुक गए हैं या अचानक से उठ गए हैं, तब टांकों में दर्द होता था। अब उसमें टांकों में खिंचाव फील हो सकता है, आपको जलन फील हो सकती है, कहीं कहीं सुइयां चुभ रही, ये भी फील होता है। तो वो उस टाइम पे ना, जब आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो उस टाइम पे वो बहुत, हमें ऐसा लगता है कि डेंजरस चीज़ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि टांके में सुई चुभ रही है, क्यों चुभ रही है, कि टांके तो नहीं खुल गए हैं। अब मेरे माइंड में जो उस टाइम पे इमेज आती थी कि यार ऐसे लगता है टांके कट रहे हैं, कहीं वहाँ से धागा जो है वो सब टूट तो नहीं गया है, पूरे टांके तो नहीं खुल गए हैं, क्योंकि एक्चुअल में अब नीचे हमें वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिर्फ हम फील कर रहे हैं कि हाँ जलन हो रही है, सुई जैसा चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खिंच रहा है, तो कहीं टांके तो नहीं खिंच रहे हैं, टांके तो नहीं खुल गए हैं। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे आपकी रिकवरी का ही पार्ट है। और इसके साथ साथ आप एक नई चीज़ क्या एक्सपीरियंस करते हो, ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी अपनी। अब उस टाइम पे स्टार्टिंग में ना बच्चे को लैच करना आता है, फीड करना आता है, ना आपको उसको लैच करवाना आ रहा है सही से, ना फीड करवाना आ रहा है। आप सीख रहे हो, जैसे ही बच्चा सीख रहा है उसके लिए नई चीज़ है, आपके लिए भी नई चीज़ है, तो दोनों लोग साथ में सीखते हो, बच्चा भी और माँ भी।
अब उस टाइम पे बच्चा लैच नहीं कर रहा है सही से, अब बच्चे क्या करते हैं मुंह में दबा लेते हैं एकदम से और दबा के ही सो जाते हैं। तो वो इतना पेनफुल होता है कभी कभी, क्योंकि बच्चों के अब दांत तो है नहीं, मसूड़े हैं तो वो मसूड़ों में ही दबा लेते हैं। तो इतना ज़्यादा पेन होता है कि क्रैक्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। मेरे साथ तो एक्चुअल में हुआ है कि क्रैक हो गए थे दोनों निप्पल, ब्लीडिंग होने लगी थी। तो वो एकदम बहुत डर लगता है कि बच्चे को बार बार फीड भी करवाना है। अब जैसे अब ये पता है कि बच्चा फीड करेगा तो पेन होगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेन भी होगा, हो सकता है ब्लीडिंग भी होने लग जाए उसके बाद। तो ये बहुत मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस उस टाइम पे आप कह सकते होता है कि आपको पता है कि बच्चे को फीड तो करवाना ही करवाना है, उसमें और ऑप्शन है नहीं। आप बार बार बच्चे को टॉप फीड भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ब्रेस्ट में क्या होगा, मिल्क भरता जाएगा, फिर ब्रेस्ट में क्लोज हो जाती है या ब्रेस्ट टाइट हो जाती है, आपके लिए वो पेनफुल हो जाता है। तो दोनों केसेस में पेन आपको ही होगा। आपको सीखना पड़ता है कि बच्चा कैसे लैच करेगा, कहाँ तक लैच करवाना है। और बच्चे को अगर उसने मुंह में दबा लिया है तो क्या होता है कि मुंह में उसके फिंगर डाल के छुड़वाना पड़ता है। अब मैंने उस टाइम पे अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कुछ ऑइंटमेंट दिया लगाने के लिए। तो उसके बाद था कि 2-4 दिन बाद वो ठीक हो गए थे क्रैक्स, और उन्होंने सिखाया कि बच्चे को कैसे लैच करवाना है, कैसे पकड़ना है। तो उससे क्या था, वो भी सीख गया और मैं भी सीख गई। अब इसमें क्या था, पेन तो है निपल्स में, अब फीड भी करवाना है, उसके साथ साथ जो ऑइंटमेंट दिए डॉक्टर ने वो भी लगाना है। अब ऑइंटमेंट लगा के तो आप फीड करवा नहीं सकते हो, तो अब जब भी बच्चा डिमांड कर रहा है उससे पहले वॉश आउट करना है, क्लियर करना है। ऑइंटमेंट वाला तो उसको फीड कराओगे नहीं, फिर आकर के उसको फीड करवाना है, फीड करवाने के बाद फिर से वो करना है। तो ये सब आप एक्सपीरियंस करते हो डिलीवरी के बाद। और उसके बाद आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है। अब नींद नहीं पूरी हो रही है, कहते हैं कि जब बच्चा सो जाए आप सो जाओ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि नींद ही नहीं आती है तब। और जब हमें नींद आने लगती है तब तक बच्चे का फीड का टाइम हो जाता है। और ये सुनना और कहना कि हाँ एवरी 2 आवर्स में फीड करवाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे हर आधे घंटे पे भी डिमांड करते हैं, 1 घंटे या 1.5 घंटे पे भी डिमांड करते हैं। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि हर 2 घंटे पे ही बच्चे को फीड कराना होता है। जब बच्चा डिमांड करेगा तब आपको फीड करवाना है। अब रात भर जागना है, दिन में भी जागना है। अब बहुत बच्चे होते हैं जो रात में नहीं सोते हैं, दिन में सोते हैं, मतलब एक टाइम तो सोते ही हैं। और मेरे साथ क्या था कि मेरा बेटा तो ना दिन में सोता था ना रात में सोता था, वो जितनी देर गोद में रहता था उतनी देर ही सोता था। और मुझे याद है हॉस्पिटल से आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे, तो क्या था रात में 2:30-3 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो मैं बच्चे को बैठ के फीड ही करवा रही थी, इसको गोद में ही लेके बैठी थी। मेरे साथ मेरी मम्मी थी, मदर इन लॉ थी। अचानक से ना बहुत तेज सर घूमने लग गया था मेरा, कि बहुत तेज चक्कर आ रहा है, कमरे की सारी दीवारें घूम रही हैं। तो मैंने उनको उठाया और बोला, क्योंकि उससे ना थोड़ी देर पहले ही मतलब शिफ्ट चलती थी कि हाँ मैं फीड कराऊंगी, थोड़ी देर लेके बैठूंगी, फिर उनको दे दूंगी, थोड़ी देर वो संभालेंगे, तब तक मैं सो जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे दिया ही था और वो सोई थी थोड़ी देर पहले ही। और अचानक से मेरा सर इतनी तेज घूमने लगा कि मैंने उनको फिर से जगाया कि मम्मी अब इसको पकड़ो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं बैठा जा रहा है, मुझे तो बहुत चक्कर आ रहा है। और फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। और ये एक्चुअल में होता है बहुत लेडीज़ के साथ कि चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द बंद ही नहीं हो रहा है, चक्कर बंद ही नहीं हो रहे हैं, बैठे बैठे कमर में भी दर्द हो रहा है, वीकनेस भी लग रही है, क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आप एग्जॉस्ट हो। अब नींद नहीं पूरी हो रही है, जनरल डेज में भी अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती है तो हम दिन भर इरिटेट रहते हैं। मुझे याद है बहुत दिन ऐसे भी गए हैं, स्टार्टिंग का 1 महीना तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 3 या 4 घंटे से ज़्यादा सोने को मिला हो 24 आवर्स में। और किसी दिन अगर ऐसा होता था ना कि एक स्ट्रेच में 2 या 3 घंटे भी मिल जाते थे सोने को, तो उस टाइम पे भी ये सोच के ही मुझे इतना रिलैक्स फील होता था कि हाँ चलो अच्छा है कि कम से कम 2 घंटे तो मैं सो ली हूँ या 3 घंटे तो मैं सो ली हूँ। और कभी कभी ऐसा होता था कि पूरे मतलब टुकड़े टुकड़ों में मैं काउंट करती थी कि हाँ आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 20 मिनट हो गए, काउंट करके पूरे कैलकुलेट करके हाँ चलो मैं 4 घंटा सो ली हूँ। अकेले मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ये, बहुत लेडीज़ का, बहुत मदर्स का यही सेम एक्सपीरियंस रहा होगा कि पूरा दिन निकल जा रहा है, 24 घंटे हो जा रहे हैं, उनको 2 घंटे से ज़्यादा सोने को ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जब मदर थोड़ा सैड फील करती हैं, इरिटेट फील करती हैं, एग्जॉस्ट फील करती हैं, वीकनेस आती है, क्योंकि जो आपकी जो एक बेसिक नीड है कि आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, तो आप टायर्ड फील करते हो। इसीलिए बहुत सी जो मदर्स है ना इमोशनली भी वीक फील करने लगती हैं, क्योंकि जिसे हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं, इन्हीं सब रीज़न की वजह से, क्योंकि आपको फिजिकली मेंटली उस टाइम पे बहुत सारे आपको चैलेंज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप बैठे बैठे आप सैड हो जाते हो, उदास हो जाते हो। कभी कभी होता है बैठे बैठे हमें रोना आता है, या होता है कि बहुत उदासी सी फील होती है कि घर में मन ही नहीं लग रहा है। और अगर आपको 14 to 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद भी अगर आपको ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि उस टाइम तक होता है कि हमारे टांकों में पेन चला जाता है, ब्लीडिंग काफ़ी कम हो जाती है, हमारा एक रूटीन जो है बच्चे को लेकर के हमें समझ में आ जाता है कि अभी ऐसे चलने वाला है।
तो उसके बाद थोड़ा ना मदर रिलैक्स होने लगती है। लेकिन अगर आपको 15 to 20 डेज़ के बाद भी अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत सैड फील कर रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता या बैठे बैठे होता है कभी कभी रोना आता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये एक सिम्टम हो सकता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। और इसको हैंडल करने का एक और तरीका भी है कि जो मैंने जो ट्राई किया उस टाइम पे, कि अब रात में अगर सब सो रहे हैं, अब मुझे नींद बहुत तेज आ रही है, बच्चा सो नहीं रहा है, मैंने सब ट्राई कर लिया था कि जो जो गूगल से मैं सर्च कर सकती थी, डॉक्टर से पूछ सकती थी कि सोने से पहले मसाज कर दो, अच्छे से फीड दे के सुलाओ। फीड के लिए ब्रेस्ट पंप भी मंगवा लिया था कि ऐसे पता नहीं लगता कि बच्चा कितना फीड करता है, तो उसको मेज़र करके फीड करवाना था कि अच्छे से उसका पेट भर जाए। सब ट्राई कर लिया, लेकिन वो फिर भी नहीं सोता था। अब उसका फिर ये था कि अब उसको रात भर तो सब लोग तो जाग नहीं सकते हैं, अब एक एक करके सब जाग रहे हैं। अब ये था कि उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट होने की बजाय, परेशान होने की बजाय, तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि यार ये टाइम भी दोबारा नहीं आएगा फिर से। तो अब बाकी सब सो रहे हैं रात में, अब मुझे अभी भी याद है उस टाइम की काफ़ी पिक्स भी हैं मेरे पास। मैं ज़रूर मिलेंगी अगर अभी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपको उस वीडियो में ही, कि रात में 3:30-4 बजे भी मुझे याद है कि मैं उसके साथ खेलती रहती थी, कि सब सो रहे हैं, मैं हूँ और मेरा बेटा है, हम दोनों हैं, एक क्वालिटी टाइम हम दोनों स्पेंड कर रहे हैं। तो उसके साथ खेलना, उससे बातें करना। उस टाइम पे हाँ, बच्चे आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, पता नहीं सुनते हैं, और आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम पे उसके साथ खेलना या उससे बातें करना, तो वो एक अच्छा टाइम लगने लगा था मुझे, कि एक्चुअल में उसमें मज़ा आने लगा था। तो वो टाइम आपका स्मूथली निकल जाता है रात वाला, और एक्चुअल में आप उसको एंजॉय करने लगते हो, उसके साथ खेलना, बातें करना, उसको घुमाना, उसको झुलाना। तो फिर जब वो सो जाता था झुलाते झुलाते, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाती थी। और उसके बाद मैंने ये भी नोटिस किया कि थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करके, बेकार में परेशान होने की बजाय अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करके, तो वो भी कुछ देर, काफ़ी देर तो नहीं, कुछ देर, घंटा 2 घंटा, वो भी आराम से सोता था बिना हिले डुले। क्योंकि बच्चे क्या है, अगर आप जरा सा भी हिलते हो ना, बच्चे तुरंत उठ जाते हैं। तो कहते हैं ना कि एनर्जी बच्चे जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। और जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तब आपको अचानक से प्यास ज़्यादा लगने लगती है। कि मेरे साथ ये होता था कि जैसे ही अभी स्टार्ट किया है ब्रेस्ट फीड करवाना, इतनी तेज प्यास लगती थी कि आप 1 सेकंड भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बॉडी में जो भी पानी है वो जा रहा है ब्रेस्ट मिल्क में, तो इसलिए आप प्यास बहुत लगने लगती है। और एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, हो सकता है और मदर्स ने भी की हो या कर रहे हो, कि जब मैं ब्रेस्ट फीड करवाती थी ना, तब अचानक से सर घूमने लगता था। स्टार्टिंग के आधा 1 मिनट तक सर घूमता था, फिर नॉर्मल हो जाता था। और बैक पेन होना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद आधा आधा घंटा आपको बैठना है बच्चे को लेकर के उसको फीड करवाने के लिए। आपकी बैक पे बहुत लोड आता है। आपको क्या करना है कि अपना पोस्चर सीधा करना है। ये भी मैंने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखा कि जब बैक में और यहाँ अपर शोल्डर्स में आपके बहुत पेन हो सकता है, क्योंकि मेरे तो बहुत पेन हुआ था। तो वही फिर से डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने समझाया कि कैसे बैठना है, पीछे टेक लेके बैठना है, बिना सहारे के नहीं बैठना है, तो उसे बैक पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। सहारा लेकर के बैठना है, शोल्डर पे सीधे करके बैठना है, तब बच्चे को फीड करवाना है, और झुक के फीड नहीं करवाना है। पिलो यूज़ करना है, पिलो रखना है, उसके ऊपर बेबी को लेटाना है, कि बेबी को ऊपर उठाना है, आपको नीचे नहीं झुकना है। तो उससे क्या होगा, आपके जो शोल्डर पेन है या बैक पेन है उसमें आराम आएगा। और मसाज ज़रूर करवानी है, चाहे आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी हुई है तब भी। पेट की मसाज नहीं करवानी है, पूरी बॉडी की मसाज आपको करवानी है, बैक की भी करवानी है बैठ के, जिससे बैक की हीलिंग बहुत अच्छी होगी। आपको पेन है उसमें आराम मिलेगा, शोल्डर पेन है उसमें आराम मिलेगा। और उसी के साथ एक और चीज़, आपकी बॉडी में स्वेलिंग रहती है। बॉडी में स्वेलिंग होती है जो कुछ दिनों तक धीरे धीरे निकलती है, और उसी के साथ पैरों में स्वेलिंग। और पैरों में जो मुझे फील हुआ था कि पैर ऐसे लगते थे कितने हैवी हैं कि किसी ने पत्थर बांध दिए हैं पैरों पे। लेटे लेटे भी पैर अगर बेंड करने हैं या फोल्ड करने हैं, पैर हो ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी एनर्जी जा रही है पैर फोल्ड करने में। इतनी हैवीनेस पैरों में फील होती है, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, जिसके लिए आपको मसाज करवाना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग आपको रात को सोते टाइम हो सकती है, या दिन में भी अगर आप कभी नैप ले रहे हो, तो जब आप उठोगे तो एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ, आपकी पूरी बॉडी गीली है, इतनी स्वेटिंग होती है। तो आपकी जो पैरों में जो आपको हैवीनेस फील होती है, स्टिफनेस फील होती है, या आपको पैर मोड़ने में तकलीफ होती है, तो आप मसाज करवाओगे, उससे आराम आ जाएगा। और आपके स्टिचेस में पेन पूरी तरह से चला जाता है 1 महीने के बाद। और आपकी जो वीकनेस है वो भी थोड़ी कम होने लगती है, अगर आप अच्छे से डाइट ले रहे हो, अपने जो सप्लीमेंट्स थे वो आपने कंटिन्यू रखे हैं। जो भी प्रेगनेंसी में आप सप्लीमेंट ले रहे थे वही आपको लेने हैं जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हो, चाहे आप 6 मंथ्स तक करवाते हो, चाहे आप 1 साल तक करवाते हो। और हो सकता है आपके डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन भी रिकमेंड कर दे। तो 1 महीना पूरा होते होते आपके टांके भी पूरी तरह से हील हो जाते हैं, आपका यूट्रस भी
ऑलमोस्ट अपनी प्री प्रेगनेंसी शेप में वापस चला जाता है, तो चीज़ें धीरे धीरे फिर से ट्रैक पे आने लगती हैं। हाँ, अभी भी ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको रात भर सोने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी वैसा नहीं होने वाला है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप कहीं इस वीडियो में मेरे साथ रिलेट कर पाए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।